वंदे मातरम। मानव के बुनियादी विकास की सबसे बड़ी वजह है संवाद, यानी कन्वर्सेशन, यानी हम और आप जब आमने सामने बात करते हैं वो ताकत। अक्सर संवादहीनता हमारे बीच विवाद की वजह बनती है, लेकिन कभी कभी यही संवाद लोगों में विवाद की वजह बन जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आज आपको हम समझाएंगे कि मध्य प्रदेश में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के एक बयान के बाद कुछ ऐसा ही विवाद सामने आया। उस विवाद की वजह क्या थी, ये आज हम सबसे पहले बात करेंगे। इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि कैसे चीनी जासूसों के पकड़े जाने पर जो उनसे पूछताछ हुई है उसमें जबरदस्त खुलासे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि इन चीनी जासूसों की नजर पीएमओ में कई मंत्री और मंत्रालयों पर भी थी। आज बात कश्मीर की भी करेंगे, जहां 22 अक्टूबर 1947 को ब्लैक डे बताने वाले बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, क्योंकि ये वो दिन था जहां पाकिस्तान की तरफ से भारत को एक बड़ा धोखा मिला। और आखिर में होगा वो खास सेगमेंट जिसमें हम आपको बताएंगे कि इतिहास लेखन में कैसे रहा है इस देश में वामपंथी झोल। देश में एक बार फिर से मदरसों को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच एक विवाद बढ़ा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री, पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद विवाद बढ़ना तय था। दरअसल उनके बयान में एक संदर्भ था, लेकिन कट्टरपंथी संदर्भ नहीं। सवाल देखते हैं, और ऐसा ही सवाल पूछने के बाद वहां विवाद बन रहा है। आखिर उषा ठाकुर ने क्या ऐसा कहा जिसके बाद ये बवाल हुआ, और क्यों उन्होंने मदरसों पर सरकारी फंडिंग को रोकने की बात सामने रखी है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या मदरसों की शिक्षा संदेह के घेरे में है? क्यों मदरसों को लेकर उठ रहे हैं सवाल? मदरसों की पढ़ाई का उग्रपंथी कनेक्शन। ये सवाल जितना सेंसिटिव है, विचारोत्तेजक है, पूर्वाग्रहों को छोड़कर बहुत संयमित तरीके से आकलन करने का है। आखिर क्या वजह है कि मदरसों की शिक्षा प्रणाली गहरे प्रश्न चिन्ह दायरे में आ रही है? इस बार ये सवाल उठा है मध्य प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर के एक बयान के बरक्स, जिसमें उन्होंने मदरसों पर सीधा हमला बोला है और मदरसों को मिलने वाले शासकीय अनुदान पर रोक लगाने की मांग उठाई है। देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद बहुत सक्षम समर्थ संस्था है। यदि कोई निजी तौर पर अपने धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसको छूट देता है। बात तीखी है, पर बिना तथ्यों के है ये कहना जल्दबाजी होगी। ठीक वैसे ही जैसे ये कह देना कि सारे मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। उषा ठाकुर का बयान भले अतिरेक और आक्रामकता से भरा लगे, लेकिन कुछ तथ्यों को ज़हन में रखने की जरूरत है। मसलन अभी हाल में साउथ कश्मीर के शोपियां के एक मदरसे के 3 शिक्षकों को पुलिस ने आतंकी साजिशों में संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया है। 12 अक्टूबर को शोपियां के एक मदरसे के 3 शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते कुछ समय में साउथ कश्मीर में मारे गए आतंकियों में से 13 इसी मदरसे से निकले थे। मदरसा प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से संबंध रखता है। स्कूल के लगभग आधा दर्जन शिक्षकों की गतिविधियां निगरानी में हैं। उषा ठाकुर का बयान दरअसल कश्मीर के इन्हीं तीखे तथ्यों के आधार पर दिया गया था। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था, तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना है। कि ये लोग तो वो हैं, जब आज़ादी मिल रही थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ये अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे। अगर भूल से सावरकर को जेल में डाल दिया गया तो 6 माफ़ीनामे उन्होंने लिखे, तो ये उन्हीं की नाजायज़ औलाद हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब मदरसों से पढ़े हुए आतंकवादी होते हैं।
देखिए, मदरसे से पढ़ने के बाद जो बच्चा निकल गया, फिर उसकी जिम्मेदारी मदरसे पर नहीं है। पूरी जिंदगी मदरसा जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो इस जवाब और भाषा से भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि मदरसों के हिमायती भी कितने जहर बुझे हैं। सवाल इसी जहर का है। छह से 14 साल के बच्चों को धर्म के नाम पर जो पढ़ाया जाता है, उसको लेकर पहली बार सवाल नहीं उठे हैं। उत्तर प्रदेश में शिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी प्रधानमंत्री तक मदरसों की शिक्षा प्रणाली को लेकर चिंता जताते रही हैं। देवबंद और वहाबी मदरसे मुसलमान बच्चों में इस्लाम का गलत प्रचार करके उन्हें जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। कट्टरपंथी मानसिकता उनके जहनों में भरी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 15 साल के अंदर हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा मुसलमान ISIS की विचारधारा का समर्थक होगा। हमको अपने बच्चों को इनसे बचाना होगा। हमने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि हिंदुस्तान में प्राइमरी मदरसों को बंद किया जाए। यहां तक कि आतंक के गढ़ पाकिस्तान में मदरसों की शिक्षा को आतंकवाद की बड़ी वजह माना गया है। पिछले साल इमरान सरकार ने करीब 30,000 मदरसों को सरकारी नियंत्रण में लेने का फैसला किया। वहां सिविल सोसाइटी के लोग और रिसर्चर मानते हैं कि मदरसों की पढ़ाई का तरीका अच्छा नहीं है, जिससे चरमपंथी विचारधारा बनती है। इसीलिए उन्हें मुख्य धारा के स्कूलों में लाने की जरूरत है। दरअसल पेशावर में एक स्कूल पर हमले के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था। इसके तहत चरमपंथ पर काबू पाने की बात कही गई थी। इसके लिए मदरसों के कट्टरपंथ को भी काबू किए जाने का प्लान बना था। अब सवाल ये है कि क्या मदरसे बच्चों को नई शिक्षा व्यवस्था से जोड़ते हैं? क्या मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा गया है? अगर सवाल हैं तो आत्ममंथन क्यों नहीं होना चाहिए? असम सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश में चल रहे मदरसों को सामान्य स्कूलों में तब्दील कर शुरुआत कर दी है। हालांकि ये फैसला राज्य सरकारों को ही लेना है, पर वास्तव में ऐसे सवाल एक ईमानदार मंथन का मौका भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन की बौखलाहट अब सामने आने लगी है। भारत की तरफ से LAC पर हुआ या फिर समंदर में हुआ, वो हर जगह भारत के चक्रव्यूह में घिरा हुआ है और इसीलिए उसकी बौखलाहट इतनी है कि वो अब भारत की जासूसी तक करा रहा है। खुफिया विभाग की तरफ से चीन के जासूसों की तरफ से निकाली गई जो जानकारी सामने आई है, वो वाकई हैरान करने वाली है। भारत की सैन्य क्षमता से लेकर सामरिक नीति तक की पकड़ को समझने के लिए और उसकी जासूसी के लिए, उसमें सेंध मारने के लिए चीन ने अपनी घुसपैठ PMO तक कराने का प्लान बना लिया था। LAC से खदेड़े चीन का नया खेल। समंदर में घिरे चीन का नया मंसूबा। भारत की जासूसी और बहुत बड़ी साजिश। चीन ने उतारी जासूसों की फौज। चीन की डिंग चाओ चालबाजी, जिसका नेटवर्क दिल्ली से लेकर कोलकाता तक फैला है और जिसकी साजिशों की जड़ें लद्दाख से लेकर कश्मीर तक फैली हैं। LAC पर चीन का जो तमाशा हुआ और क्वाड ने उसे समंदर में जब से घेरने का प्लान बनाया है, तब से चीन बिलबिला रहा है। इसीलिए उसने भारत की आंतरिक सुरक्षा तंत्र को उधेड़ने के लिए पूरी तैयारी की और इसके लिए अपने जासूसों को काम पर लगाया। क्विंगशी, चीनी जासूस। शेर बहादुर, चीनी जासूस। राजीव शर्मा, चीनी जासूस। चार्ली पेंग, चीनी जासूस। अभी 4 जासूस दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, लेकिन इनसे जो खुलासे हुए हैं वो बेहद खौफनाक हैं।
चीनी जासूसी नेटवर्क से हुई पूछताछ में सामने आया है कि भारतीय मंत्रालय में काम करने वाले उच्च अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स की जानकारी खंगाली जा रही थी। इसके अलावा चीन ने भारत में अपनी जासूसी टीम को पीएमओ समेत बड़े दफ्तरों की अंदरूनी जानकारी देने को कहा था, जैसे कि कार्यालय में कौन शख्स अहम है, कौन किस पद पर तैनात है और कितना प्रभावशाली। अब समझिए, चीन सीधा पीएमओ में घुसपैठ कर चुका था, जहां देश की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लिए जाते हैं। यहां तक कि एलएसी और चीन के खिलाफ सामरिक और कूटनीति तैयार की जाती है। अब सोचिए, ये कितना बड़ा खतरा था कि भारत जो भी कर रहा था उसकी जानकारी के लिए चीन ने बैठे बिठाए एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। चीन के जासूसों का नेटवर्क दिल्ली से लेकर कोलकाता तक फैला हुआ था। एक तरफ दिल्ली में मंत्रालयों की जासूसी, दूसरी तरफ कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला जिसकी कई मंत्रालयों में सीधी पैठ थी, उसने कई दस्तावेज इकट्ठा किए थे जिन्हें वो क्विंग शी को सौंपती और फिर शी उसे ट्रांसलेट करके चीन को भेजती थी। जो अब तक तथ्य सामने आए हैं, इसके पीछे कोई सामान्य नहीं बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरीके से सम्मिलित है। ये षड्यंत्र के तार ब्रसेल्स तक से जुड़े हैं। अब समझिए चीन के जासूसी नेटवर्क को, जो सीधे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के दो नेता सीधे तौर पर जासूसी करा रहे थे, जिनके नाम हैं मिसेज डिंग और मिस्टर चाउ, जो भारत में मौजूद अपने दो जासूसों को लगातार निर्देश देते थे, जिनके नाम हैं चार्ली पेंग और क्विंग शी। इन दोनों ने अपना अलग अलग नेटवर्क तैयार किया, जहां चार्ली पेंग फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी नाम चार्ली पेंग रखा था, जबकि उसका असली नाम लो पेंग है। लो पेंग मजनू का टीला में तिब्बतियों पर नजर रख रहा था, साथ ही दलाई लामा से जुड़ी जानकारी एक बौद्ध भिक्षु के जरिए हासिल कर रहा था। उधर क्विंग शी के नेटवर्क में नेपाली मूल का उसका दोस्त शेर सिंह और स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा हैं, और कोलकाता की रहने वाली एक प्रभावशाली महिला। इन्होंने एक मजबूत नेटवर्क बना लिया था। जासूसी के इस नेटवर्क के लिए चीन ने काफी पैसा खर्च किया। हवाला के जरिए पैसा मंगवाया गया, चीनी जासूसी नेटवर्क तक पहुंचाया जा रहा था, और इसमें दिल्ली से लेकर कोलकाता तक का नाम सामने आ रहा है। यानी ये जाल बहुत बड़ा बिछाया गया था, लेकिन भारतीय खुफिया विभागों ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। जांच के दौरान यह पता चला है कि चीनी जासूसी के बदले क्विंग को भारत में 1 लाख रुपए दिए जाते थे। इस बात की जांच की जा रही है कि दक्षिण दिल्ली के जिस मकान में क्विंग रहती थी, उसका 50,000 रुपए का किराया कौन देता था। अब समझिए, इस नेटवर्क से कहां-कहां और किस-किस की जासूसी की जा रही थी। चीन अपने जासूसी नेटवर्क के इस्तेमाल से पीएमओ, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और दूसरे अहम मंत्रालयों की जानकारी ले रहा था। साथ ही अहम विभागों से जुड़े मंत्रियों की डिटेल और मंत्रालयों में काम करने वाले उच्च अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स की डिटेल उसने हासिल की, जिसमें एलएसी पर भारत की कूटनीति और भारत की सैन्य क्षमता से लेकर सुरक्षा उपकरणों की डिटेल हासिल की जा रही थी। जासूसी नेटवर्क का खुलासा अगस्त महीने में चीनी नागरिक चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग की गिरफ्तारी से हुआ। इसके बाद से ही जांच एजेंसियां चीनी जासूसी नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई थी। दिल्ली में आईटी विभाग की रेड के दौरान चीनी जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। तब भी यह सामने आया था कि चार्ली पेंग तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी कर रहा था। कश्मीर के घटनाक्रम में कश्मीर के वरिष्ठ नेता ने तो यहां तक कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए अगर चीन से सहायता मिलती है तो प्राप्त करेंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कोई हो नहीं सकता। पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद करें। न सिर्फ मोदी सरकार के अहम विभागों की, बल्कि भारत में रहने वाले तिब्बती लोगों की जानकारी हासिल की जा रही थी। इसके लिए मोटी रकम खर्च की जा रही थी। चीनी जासूस चार्ली पेंग भारत में रहकर हवाला रैकेट चला रहा था और एक जासूसी नेटवर्क का भी हिस्सा था। उसने अन्य चीनी नागरिकों के साथ मिलकर चीनी शेल कंपनियों के नाम से बैंक खाते खोले और करीब 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी।
दरअसल चीन को ये उसी वक्त समझ आ चुका था कि मोदी सरकार आने से उसका एजेंडा चल नहीं पाएगा, इसीलिए उसने पहले भारत में जासूसी नेटवर्क मजबूत किया और फिर एलएसी पर घेराबंदी की, जिससे एलएसी पर तनाव पैदा करते हुए भारत की सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी हासिल कर सके। लेकिन चीन को दोनों ही मोर्चों पर मात मिली, जहां एलएसी पर उसे खदेड़ दिया गया और उसके जासूसी नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। देश के उन गद्दारों की पहचान होनी बाकी है जो गुपकार की तरह भारत के खिलाफ चीन के मंसूबे में मिले हुए हैं। कश्मीर में आतंक के दौर को वापस लाने के लिए आतंक के आका और गुपकार गैंग के सदस्य बहुत जोर लगा रहे हैं, लेकिन धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर की फिजाएं बदली हैं। वहां अब अमन की खुशबू आती है और पहली बार इसका सबूत कश्मीर में बड़े पोस्टर्स और बैनर दिखा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण 73 साल पहले पाकिस्तान को मिल चुका था। यानी एक बार फिर यह बताया जा रहा है उन्हीं पोस्टर और बैनर्स के जरिए कि अब भी पाकिस्तान का कोई मंसूबा इस कश्मीर में नहीं चलेगा, क्योंकि ये न्यू इंडिया की तस्वीर है। 73 साल पहले जैसा मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को मिला था, भारत आज भी उसके लिए तैयार है। बाईस अक्टूबर 1947 आजादी के बाद पाकिस्तान की पहली धोखेबाजी। आजादी के बाद पाकिस्तान की पहली घुसपैठ। पाकिस्तान के कबायलियों का सबसे घिनौना कांड। तिहत्तर साल बाद 22 अक्टूबर को उस खूनी दिन को हर एक कश्मीरी ब्लैक डे बता रहा है। श्रीनगर में बैनर लगाए गए हैं कि पाकिस्तान की वो घुसपैठ एक काले दिन की तरह है, जब बेकसूरों को मारा गया, कश्मीर की संस्कृति को नष्ट किया गया और कश्मीर पर कब्जा करने की नापाक कोशिश की गई। लेकिन अब कश्मीर पूरी तरह बदल चुका है। पहली दफा कश्मीरियों ने बदली फिजा में सांस ली है और खुलकर कहा है पाकिस्तान को ऐसी हरकत पर हर मर्तबा सबक सिखाया जाएगा, जैसे 22 अक्टूबर की हिमाकत पर सिखाया गया था। ये पोस्टर बैनर बदले कश्मीर का सबसे बड़ा सबूत हैं। पाकिस्तान को जवाब और गुपकार के गाल पर तमाचा है। फारूक महबूबा के गुपकार गैंग का मंसूबा अब खत्म। कश्मीर की आवाम और नौजवान जान चुके हैं कश्मीर का उजला मुस्तकबिल 370 हटने के बाद ही मुमकिन था। इसीलिए श्रीनगर में कई जगहों पर ब्लैक वाले पोस्टर लगे जो पाकिस्तान को आईना दिखाने वाले हैं। साथ ही पाकिस्तान की बोली बोलने वाले गुपकार गैंग के कारकुनों को भी, जो फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर गुपकार रोड पर, अलगाववादी गिलानी के घर के बाहर हैदरपोरा, जहांगीर चौक और दूसरे इलाकों में आम कश्मीरियों के द्वारा लगाए गए, जिस पर साफ साफ लिखा है वो कश्मीर के इतिहास का काला दिन था जब पाकिस्तान की फौज और कबायलियों ने कश्मीर में घुसपैठ की थी। ये सीधे सीधे कश्मीर के भारत में विलय संधि का उल्लंघन था। उस वक्त कश्मीर की स्वायत्तता बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने भारतीय सेना को बुलाया, जिसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना की पहली इन्फेंट्री पहुंची, कश्मीर से कबायली घुसपैठियों को खदेड़ दिया। वंदे मातरम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इतिहास जो गलत पढ़ाया गया।
प्रायोजक सिप हैंड्स, हर हाथ के साथ। प्रायोजक सिप हैंड्स, हर हाथ के साथ। किसी देश का इतिहास अतीत की घटनाओं का संग्रह मात्र नहीं होता, वर्तमान का नीति निर्धारक भी होता है और भविष्य की दिशा दशा तय करने वाला भी होता है। किसी राष्ट्र का सम्मान, गौरव, आत्मनिर्णय का अधिकार भी इतिहास के साथ ही तय हो जाता है। किसी भी राष्ट्र के मौजूदा स्वरूप का विश्लेषण उसकी ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम के आधार पर सटीक तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उस इतिहास लेखन में ही गड़बड़झाला होता रहा और इस गड़बड़झाले को समझने के लिए अतीत में औपनिवेशिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझना बेहद जरूरी है।
भारतीय इतिहास लेखन का वामपंथी झोल, विचारधारा से कलंकित अतीत की तस्वीर, इतिहासकारों की मक्कारी पड़ी भारी। प्राचीन काल की सोने की चिड़िया रहे हिंदुस्तान को अपनी संपन्नता, समृद्धि, संवेदना और मानवता की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। साधन संपन्न, शक्ति संपन्न रहते हुए भी, बड़े भूभाग पर आधिपत्य रहते हुए भी हिंदुस्तान के प्रतापी राजाओं ने सभ्यता, संस्कृति और मानवता के आग्रहों के वशीभूत होकर कभी दूसरे के क्षेत्र पर कुदृष्टि नहीं डाली। पर बाहर के आक्रांताओं ने साम्राज्यवादी और खूंखार सोच की वजह से भारत पर हमला करने, यहाँ की अकूत संपदा की लूटपाट करने में कभी कोताही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की पतित पावन धरती पर 8वीं शताब्दी से ही बाहरी आक्रांताओं के हमले शुरू हो गए। 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आते आते बाहरी आक्रांताओं ने प्रकृति के अनमोल खजाने से भरी इस धरती पर शासन करना शुरू कर दिया। 17वीं शताब्दी आते आते यूरोप के साम्राज्यवादी देशों ने भी भारत को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अंग्रेजों ने भारत के तमाम हिस्सों पर शासन करना शुरू कर दिया। पर इस देश का अतीत अलौकिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से इतना ज्यादा आवेशित था कि इतने क्रूर हमलों और विदेशी साजिश के बाद भी यहाँ की सर्वे भवन्तु सुखिनः की कालातीत संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही। इसी दौर में अपने उपनिवेश के विस्तार में लगे अंग्रेजों को एहसास होने लगा कि हिंदुस्तान की अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी साम्राज्यवादी मुहिम की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। बस इसी के बाद इस ऊर्जा को छिन्न भिन्न करने का खेल शुरू हो गया। अंग्रेजों ने महसूस किया कि इस देश के लोगों की असली शक्ति का स्रोत इनके अद्भुत अलौकिक कालजयी ग्रंथों में समाहित है। फिर क्या था, उन्होंने उन ग्रंथों की ऐसी उल जुलूल व्याख्या शुरू की जिससे यहाँ की सदियों पुरानी सांस्कृतिक एकता नष्ट हो जाए। वैदिक ऋचाओं, पौराणिक आख्यानों, उपनिषदों के श्लोकों के अर्थ का अनर्थ कर अंग्रेजों ने आदिकाल से ही सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बंधे हिंदुस्तानियों के मन में जाति, वर्ग और ऊंच नीच का विष बीज बोना शुरू कर दिया। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले हमको ऋग्वेद के अंतिम चरण में मिलता है कि जिसमें कहा गया कि ब्राह्मणों अस्य मुखा मासी बाहु राजन्य कृता। इस प्रकार से चारों वर्णों की बात की गई है। ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ कि सारे जनों को 4 वर्णों में कर्म के आधार पर बांट दिया गया। विवृणोत, कर्म चुनने के आधार पर। अंग्रेज करीब 150 साल तक हिंदुस्तान के सीने को रौंदते रहे, यहाँ की अकूत संपदा को लूटते रहे और इस काम में कोई बाधा नहीं आए, इसके लिए यहाँ के मूल निवासियों के मन में एक दूसरे के प्रति विष भरते रहे। साल 1947 में जब हिंदुस्तान के क्षितिज पर स्वतंत्रता का सूर्य उदित हुआ तो ऐसा लगा कि एक बार फिर ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन आजादी के सूर्य की रोशनी के बीच अंधेरा कायम रहे का विचार रखने वालों ने अंग्रेजों के बोए विषवेल को पूरी ताकत के साथ खाद पानी देना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान के लोगों को जाति, वर्ग और ऊंच नीच के नाम पर बांटने की जो मुहिम अंग्रेजों ने शुरू की थी, वामपंथी इतिहासकारों ने उसे और खतरनाक तरीके से बढ़ाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि औपनिवेशिक काल की जातिगत नफरत की जड़ें आजादी के बाद और गहरी होने लगी। अंग्रेजों ने वेदों की गलत व्याख्या अपनी औपनिवेशिक सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए की थी। वामपंथी इतिहासकार इस दिशा में अंग्रेजों से भी 4 कदम आगे निकल गए। इन विचारधाराई इतिहासकारों के निशाने पर 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास के छात्र खास तौर पर रहे। बच्चों के कोमल मन की पिच पर वामपंथियों ने अपनी देश विरोधी विचारधारा का खुला खेल फर्रुखाबादी खेला। एनसीईआरटी की 6ठी क्लास की किताब हमारे अतीत पार्ट 1 के पेज नंबर 55 पर अनुपम अलौकिक वेदों के बारे में क्या लिखा है उस पर गौर कीजिए। इन वेदों की रचना ब्राह्मणों ने की। इसमें बताया गया कि धार्मिक क्रियाओं को कैसे करना है। ब्राह्मणों ने समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया जिसे वर्ण कहा गया। उनके मुताबिक हर वर्ण का अलग काम है। औरतों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मणों ने ये भी कहा कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण हैं
तो वो ब्राह्मण ही होगा और उसकी आने वाली पीढ़ी भी ब्राह्मण की ही मानी जाएगी। बाद में इन्हीं ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को अस्पृश्य करार दिया। हजारों साल पहले लिखी वेद की ऋचाओं को ठीक ठीक समझ पाना संस्कृत के प्रकांड विद्वानों के लिए भी सहज नहीं होता है, पर जिन वामपंथी इतिहासकारों का संस्कृत और भारतीय संस्कृति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उन्होंने जहरवादी विचारधारा के बीज को पल्लवित पुष्पित करने के लिए वेदों का जमकर हवाला दिया। पहले वेदों का अनुवाद अपने विचारधाराई चश्मे से किया, फिर उसमें झूठ का तड़का डाला और फिर बच्चों के सामने उसे परोस दिया। एनसीईआरटी की छठी क्लास की किताब हमारे अतीत पार्ट 1 में चीनी यात्री फाहियान का हवाला देकर जो बातें लिखी गई हैं, उससे इतिहास लेखन के तमाम मानदंडों की एक तरह से हत्या हो गई। हमारे अतीत पार्ट 1 के पेज नंबर 119 पर लिखा है, चीनी यात्री फाहियान ने उन लोगों की दुर्दशा को महसूस किया जिन्हें उच्च जाति वाले शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। अछूत लोग शहर के बाहरी हिस्से में रहने के लिए अभिशप्त थे। वो लिखता है कि अगर कोई व्यक्ति नगर में दाखिल होता था तो लोगों से खुद को दूर रखने के लिए लकड़ी का बना ढोल बजाता था। इस आवाज को सुनकर नगरवासी समझ जाते थे और उनके संपर्क में आने से खुद को बचाते थे। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भारत के प्राचीन ग्रंथों की मनमानी व्याख्या करके यहाँ के लोगों में जात, वर्ण, ऊंच नीच का विष वपन किया। यह प्रयास उनका सम्यक रूप से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद संगठित रूप से शुरू हुआ। और इसके पीछे एक कारण मेरी समझ में आता है कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के जनक राजमंगल पांडे थे और अंग्रेजों ने कलकत्ता में यह महसूस किया कि सुबह की परेड के बाद अन्य जातियों के लोग बड़े आदर के साथ ब्राह्मण सिपाहियों का पैर छूते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो इसलिए अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही विषवमन अपने लेखों में करना शुरू किया। सवाल यह है कि कोई इतिहासकार किसी प्राचीन यात्री के नाम का हवाला देकर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? इसका जवाब यही है कि मार्क्स, माओ, लेनिन, स्टालिन के मानस पुत्रों के लिए कुछ भी वर्जित नहीं है। अब जरा ये देखते हैं कि फाहियान का हवाला देकर एनसीईआरटी के विचारधारा इतिहासकारों ने जो विष परोसा है उसकी हकीकत क्या है। दुनिया के रिनाउंड पब्लिशर माने जाने वाले कॉलोनियल प्रेस की ओर से साल 1900 में चीनी यात्री फाहियान पर एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसके राइटर हैं एपिफेनियस विल्सन। इस किताब में फाहियान के हवाले से हिंदुस्तान के तब के हालात के बारे में क्या लिखा गया है उसे देखिए। जहां बहुतायत में लोग रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, पूरे देश में लोग जीवों की हत्या नहीं करते और ना ही शराब पीते हैं, यहाँ तक कि प्याज लहसुन तक नहीं खाते। एकमात्र अपवाद जो है वो चांडाल हैं। चांडाल नाम जीव की हत्या करने वालों को दिया गया है जो दूसरों से अलग रहते हैं। तो एनसीईआरटी और एपिफेनियस विल्सन के किताब के बुनियादी फर्क को आप समझ गए होंगे। फाहियान ने कहीं नहीं लिखा कि छुआछूत की भावना थी और शूद्रों को नगर से बाहर रखा जाता था। उसने चांडाल शब्द का इस्तेमाल किया और उसे व्याख्यायित भी किया। अब असली खेल समझिए। फाहियान जब हिंदुस्तान आया उस समय यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था और लोग खुश थे और जीवों के प्रति भी दया और करुणा का भाव रखते थे। लिहाजा जो गिने चुने लोग जीव हत्या करते थे उनसे दूरी बनाकर रखते थे। इसमें कहीं भी जाति या वर्ग व्यवस्था की बात नहीं है, पर एनसीईआरटी की छठी क्लास की किताब के स्वनामधन्य लेखकों ने इतनी बड़ी बात छुपा ली। देखिए, जैसे ही हमारे देश में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसके मन में एक छवि बनाई जाती है कि जो हमारी पुरातन संस्कृति थी उस समाज में लोग जो हैं आपस में बंटे हुए थे जाति के आधार पर, कि यहाँ जातिवाद फैला हुआ था, छुआछूत था और जो निम्न जातियाँ थी, जो सो कॉल्ड निम्न जातियाँ थी, उनका शोषण किया जाता था सवर्णों के द्वारा। लेकिन ये जो मैनिपुलेशन आप देखते हैं एनसीईआरटी की किताबों में, ये आपको स्पष्ट कर देता है कि हालांकि ये जो लोग एनसीईआरटी में बैठे हैं
उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से इस नैरेटिव को एक तथ्यात्मक आधार दिया जा सके। पर इतना बड़ा इतिहास होते हुए इतने यात्रियों के यहाँ पर उनके जो मेमोयर्स हैं वो लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें से कहीं भी आपको कोई हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते कि छुआछात या इस तरह का कोई आपस में मनमुटाव या भेदभाव हुआ करता था। ये केवल इन्होंने इसको मैन्युफैक्चर करके घड़ के एक नैरेटिव तैयार किया है ताकि किसी भी तरह से समाज में दो वर्गों को आपस में लड़ाया जा सके और अशांति पैदा की जा सके। एपिफेनियस विल्सन अपनी किताब में फाहियान के हवाले से आगे क्या लिखते हैं उस पर भी गौर फरमाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे एनसीईआरटी के इतिहास लेखकों का वो झूठ भी पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा जिसके जरिए उन्होंने बच्चों के मन में सबसे ज्यादा विष भरा है। एपिफेनियस विल्सन फाहियान को कोट करते हुए लिखते हैं, चांडाल जब नगर में प्रवेश द्वार या बाजार हाट का रुख करते थे तो लकड़ी का बना ढोल बजाते थे ताकि नगरवासियों को पता लग जाए और वे उनसे परहेज कर सकें और उनके संपर्क में आने से बच सके। इस देश में लोग सुअर या मुर्गा नहीं पालते थे, न ही मांसाहार के मकसद से पशुओं की खरीद बिक्री करते थे। बाजार में कसाई खाना नहीं होता था, न ही शराब की कोई दुकान होती थी। साफ है कि उस जमाने में हिंदुस्तान के लोगों में इंसान तो इंसान, जीवों के प्रति भी जो दया और करुणा का भाव था वही हमारे वामपंथी इतिहासकारों को खल रहा है और इसी वजह से वो इतिहास को विकृत कर रहे हैं। जीव मात्र के प्रति ऐसी संवेदनशीलता भी वेद पुराण उपनिषद के संदेशों की वजह से ही थी, लेकिन हमारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने तो अपनी सुविधा के मुताबिक ही इन महान ग्रंथों पर भी कालिख पोतने का काम किया। रही बात वेदों के हवाले से समाज को 4 वर्णों में बांटने की, तो इन वामपंथी इतिहासकारों ने उन ऋचाओं को बगैर जाने समझे ही सिर्फ समाज को भड़काने के लिए उसका अर्थ निकाल दिया, क्योंकि वैदिक ग्रंथों में शुरू से आखिर तक इंसान तो इंसान, जीव जंतु को भी ईश्वर का अंश बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही रामचरितमानस की रचना की। इस ग्रंथ की रचना के स्रोतों का हवाला देते हुए उन्होंने मंगलाचरण के 7वें श्लोक में क्या लिखा है उसे देखिए। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातुनोति। रामचरितमानस के मंगलाचरण के 7वें श्लोक का अर्थ अद्भुत है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, चारों वेद, अनेक पुराण और शास्त्रों से सम्मत मूल कथा को रामायण से लेते हुए और कुछ दूसरे स्रोतों से भी उपलब्ध रघुनाथ जी की कथा को मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में लिख रहा हूँ। मतलब ये कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना वेद, पुराण, रामायण और कुछ और स्रोतों में वर्णित जानकारी के आधार पर की है, यानी इसमें लिखी बातों को वेद पुराण सम्मत माना जाना चाहिए। रामचरितमानस की कथा के महानायक भगवान राम हैं, लिहाजा कथा प्रसंग में भगवान राम के मुख से जो कहलाया गया है उसे वेद सम्मत माना जाना चाहिए। रामचरितमानस में ईश्वर के अवतार भगवान राम कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। रामचरितमानस में लिखी इस चौपाई का अर्थ जानकर आपको ये लग जाएगा कि भारतीय ग्रंथों में कैसे हर जीवधारी को भगवान का ही अंश माना गया है। इस चौपाई का अर्थ भी जान लेते हैं। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब मुझे प्रिय हैं, क्योंकि इन सब को मैंने ही बनाया है। हालांकि इन सब में मनुष्य मुझे सबसे अधिक भाता है। इसमें भगवान राम कहीं किसी जाति, पंथ या संप्रदाय की बात नहीं कहते हैं। इसी प्रसंग में भगवान राम जात पात के माया जाल को पूरी तरह से निरस्त भी कर देते हैं। वो कहते हैं, भगतिवंत अति निचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। इसका अर्थ जानकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इन ग्रंथों के हवाले से आखिर जाति और ऊंच नीच का अर्थ कैसे कर दिया गया है। इस चौपाई में भगवान राम कहते हैं, अति नीच जीव भी अगर भक्ति का वर्ण कर लेता है तो वो मुझे प्राण की तरफ प्रिय लगने लगता है। और ये मेरा बयान है। कमाल देखिए, यहाँ भगवान राम प्राणी की बात कहते हैं, यानी हर जीवधारी की, और साफ कहते हैं कि ये मेरा खुद का बयान है। अब सनातन धर्म के आराध्य राम ये संदेश देते हैं तो फिर ब्राह्मण और शूद्र का बंटवारा आखिर किसने किया?
रामायण और महाभारत दोनों अपने आप में इतनी सारी कथानक बताती हैं, इतनी सारी कथाएं बताती हैं, जिनमें आपको दिखाई देता है कि ये जो समाज है, जो सनातन समाज है, वो शुरू से ही समरसता के पक्ष में रहा है। अब आप अगर दोनों के रचयिता देखें, रामायण के और महाभारत के, रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं। हम उन्हें महर्षि इसलिए कहता है हमारा समाज कि वो उनकी मेरिट के जो उन्होंने कृति किया वो इतनी अनुपम है, उसकी प्रशंसा करता है। ऐसे ही जब आप वेद व्यास की बात करते हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है, जिन्होंने भागवत पुराण लिखा है, तो उनका भी सम्मान इसलिए है कि उन्होंने एक अनुपम ग्रंथ लिखा है। एक नहीं, कई अनुपम ग्रंथ लिखे हैं। तो कोई भी समाज जो शूद्रों का इस तरह से बहिष्कार करता, उनके साथ भेदभाव करता, वो कभी भी, क्या वेद व्यास जी को, जिनका जन्म एक मछुआरी के गर्भ से हुआ है, क्या वो उन्हें एक्सेप्ट कर सकता था? तो ये दोनों ग्रंथों के जो रचनाकार हैं, उन्हीं से आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह का सर्वसमावेशी समाज होता रहा है हमारे देश का। साफ है कि इस देश के सनातन ग्रंथों की व्याख्या विचारधारा इतिहासकारों ने अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काफी गलत तरीके से की है। आम इंसान जो सीधा इन ग्रंथों को नहीं पढ़ पाता, वो इन व्याख्याओं को ही सही मानकर जात पात और ऊंच नीच की हीन भावना का शिकार हो जाता है और यहीं से पैदा होने लगती है एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना। ऐसे में ये मानना होगा कि इन वामपंथी इतिहासकारों ने देश का, समाज का काफी बेड़ा गर्क किया है। जरूरत अब इस बात की है कि इन ग्रंथों का सही अर्थ समझा जाए ताकि सांस्कृतिक एकता की बुनियाद दोबारा से मजबूत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वंदे मातरम की इस खास पेशकश में आज इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार।